सो आई होप सब ने वीडियो देखा होगा। ठीक है, मैंने खुद ये वीडियो 250-300 बार देख लिया होगा और मेरे आज भी वही सेम रिएक्शंस आते हैं जो मेरे जब फर्स्ट टाइम थे, जो आपके अभी है। ओके, आप सबको एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा मन में कि यार ये जो हो रहा है वो हमारी वजह से थोड़ी हो रहा है, हमारा तो इसमें कुछ पार्ट ही नहीं है। जो नॉनवेज खा रहे अगर उनको थोड़ा साइड में रखें हम, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं यहाँ पे वो तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा, राइट। तो मैं बताता हूँ आपको, धीरे धीरे हम उस वीडियो में डेप्थ में जाएंगे, वहाँ पे समझेंगे कि हमारे जो हैबिट्स है वो उनके ही चलते सब कुछ हो रहा है, हम ही इसका कारण बन रहे हैं। तो हम इसे समझेंगे अभी डेप्थ में जाके, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम एनिमल्स को क्यों कंज्यूम करते हैं, मतलब क्यों कंज्यूम करते हैं मीन्स हम एनिमल्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं एनिमल्स को। ओके, फर्स्ट इज़ वुलन क्लॉथ्स, ओके, हनी, मीट, हॉर्स राइडिंग मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जूस वगैरह होते हैं, मिल्क, एग्स, घी, पनीर, लेदर, ओके, पहनने के लिए वगैरह। तो इन सब चीज़ों के लिए हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं। अभी हम उस वीडियो में डेप्थ में जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है सब देखेंगे। सबसे पहले जाएंगे पोल्ट्री फार्म। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे कुछ चिक्स को सेग्रेगेट किया जा रहा है, ग्राइंड किया जा रहा है। वहाँ पे हो क्या रहा है, डीबिकिंग की जा रही है, क्या हो रहा है ये। तो समझते हैं कि पोल्ट्री फार्म को प्रॉफिट करना होता है अंडों से, प्रोडक्शन वहाँ पे अंडों का होता है। अंडा कौन देती है, फीमेल लेयरर। चिकन्स में भी दो रहते हैं, ब्रॉयलर्स और लेयरर्स। ब्रॉयलर्स मांस खाने के लिए काम आते हैं, लेयरर्स अंडे देने के लिए काम आते हैं। लेयरर्स में भी दो रहते हैं, मेल और फीमेल। पोल्ट्री फार्म वालों को कौन चाहिए होते हैं, फीमेल लेयरर्स। लेकिन व्हाट इफ़ 50-50% चांस रहते हैं अंडे से मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ओके, अगर मेल हो गया तो आपने देखा उनके साथ क्या किया जाता है, उनको मतलब किसी तरह से डिस्पोज किया जाता है, उनको ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाता है, डुबो दिया जाता है, मार जला दिया जाता है, मतलब डिस्पोज किया जाता है, फेंक दिया जाता है उनको एक प्रकार से। जो फीमेल लेयर बचती है अभी उनको छोटे छोटे बैटरी केजेस में भर दिया जाता है। वो भी अंडे, एक फ़ीमेल लेयरर एक साल में 13 से 14 अंडे ही दे सकती है। लेकिन हम इंजेक्शन लगा लगा के, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके, जो आपने देखा था गाय के पीछे कुछ तो भी डाल के उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है, वो क्या था, एक रॉड रहते हैं उसमें मेल सीमन डाल के डायरेक्ट उनकी यूट्रस में शूट किया जाता है, उससे चलते वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो फिर एक मुर्गी सालाना 13 से 14 अंडे देती है, लेकिन हम उनसे 300 से 400 अंडे निकलवाते हैं। इससे चलते वो 2 साल ही जी पाती है, क्योंकि उनकी जो भी कैल्शियम रहता है उनके बोन में सब कुछ अंडों में निकल जाता है पूरा। ओके, उनको भी जो फीमेल लेयरर रहती है उनको पूरा आजीवन उनको छोटे छोटे केजेस में रखा जाता है, उनको बैटरी केजेस कहते हैं। एक इतने से केज में 5-5, 7-7 मुर्गियाँ भर दी जाती है। उनके चलते वो एक दूसरे को चोंच मारने लगती है। एक आपने देखा होगा चिकन्स की फ़ाइट वगैरह, तो फिर वो एक जगह पे रह नहीं सकती है, तो एक दूसरे को चोंच मारना शुरू कर देती है। इसकी वजह से सभी पोल्ट्री फार्म्स उनकी चोंच काट देते हैं, और वो चोंच काटना हमारे नाखून काटने के बराबर नहीं रहता है। जितना हमें हमारी उंगली काटने पे दर्द होता है उतना ही उनको उनकी चोंच काटने पे दर्द होता है। ओके, सो ये थी कुछ सच्चाई पोल्ट्री फार्म्स की। अगर आप बोलोगे कि अंडा तो वेज होता है, लेकिन अंडा वेज भी कब होता है, मतलब अंडा वेज कैसे हो सकता है यार, जब उसके पीछे इतना क्रूएल्टी हो रहा है एक अंडे को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, एक सिनेरियो लेते जल्दी से। यहाँ पे 3 चिक्स है और एक ग्राइंडर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे आना है, 3 चिक्स को उठाना है, ग्राइंडर में डालना है और बटन ऑन करनी है। कौन कौन आगे आके ये काम कर सकता है, कोई नहीं। अगर मैं आपको 1000 रुपये दूँ तो क्या आप ये काम कर सकते हो? अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूँ, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, 3 चिक्स को उठाना है, ग्राइंडर में डालना है और बटन ऑन करनी है। कौन ये कर पाएगा? अगर आप में से किसी की थिंकिंग ऐसी होगी कि यार पैसा ही सब कुछ है, पैसा पैसा, वो बंदा आगे आया, उसने 3 चिक्स को ये उठाया, ग्राइंडर में डाला और वो बटन ऑन करने ही जा रहा है, कौन कौन उसे आगे आके रोकेगा? ऑलमोस्ट। ओके, एक बात समझो इस सिनेरियो से कि
मैं आपको 1000 रुपये ऑफ़र कर रहा हूँ, आप तब भी ये काम नहीं कर सकते हो। मैं आपको 10,000 रुपये ऑफ़र कर रहा हूँ, आप तब भी ये काम नहीं कर सकते हो। अगर कोई आके ये काम कर रहा है, आप उसे रोक रहे हो। लेकिन जो आप अंडा खाते हो ना, वो इससे भी क्रूएल है, बस आपको दिखाई नहीं देता है। कंपनीज आपको बोलती है संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ऐसे कैंपेन्स चलाए जाते हैं, मतलब एनिमल्स को मतलब बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं मतलब देते हम, कि भाई ब्रीडिंग करके पैदा कर रहे हैं उनको और मार रहे हैं, अंधाधुंध मार रहे हैं उनको। 8 बिलियन एनिमल्स सालाना मरते हैं, हम उस पे नंबर्स पे भी आएंगे बाद में। सो जल्दी से कंक्लूड करते हैं, ये पोल्ट्री फार्म की सच्चाई थी। ये पोल्ट्री फार्म जो हम अंडा खाते हैं उसके पीछे क्या क्या क्रूएल्टी होती है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हम नागपुर एनिमल लिबरेशन यहाँ पे आ रहे हैं, आपको बता रहे सारी चीज़ें। ये हो सकता है हम गलत बताएं, लेकिन आपका काम है घर पे जाके सब कुछ वेरीफाई करना। भाई मेरी जगह कोई भी आ सकता है, आपको कुछ भी ब्रेन वॉश कर सकता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये आपकी वजह से हो रहा है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको वेरीफाई किया जाए घर पे जाके। तो प्लीज़ आप इसको जाके घर पे देखिए क्या हो रहा है। हम 1 घंटे में आपको क्या क्या बताएंगे, राइट। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे के पार्ट में बढ़ते हैं। सो गौ हत्या जो आपने वीडियो में देखा, क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या है उसका रियलिटी सच में। सो अपना भारत देश जहाँ पे हम गाय को माता का दर्जा दिया गया है, हमने माता को, गाय को भगवान का रूप है, गाय को ऐसा हम मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि 33 कोटि देव गाय में वास करते हैं, राइट। नेक्स्ट ये देखिए आप, द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। बीफ मीन्स गाय और भैंस का मांस, राइट। फर्स्ट में ब्राज़ील है, सेकंड में अपना इंडिया है। यार जिस देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, भगवान के रूप में देखा जाता है गाय को, भैंस को, वही कंट्री सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। ऐसा कैसे, इसे समझते अच्छे से एक सिनेरियो से, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक कैटल फार्म शुरू करना है, मेरा एक गोठा है, ओके। मैंने 6 गाय कहीं से भी खरीदी, फीमेल गाय ही खरीदूँगा ऑफ कोर्स, मेल को लेके क्या करूँगा, वो तो दूध नहीं दे सकता, ठीक है। तो मेरे पास 6 फीमेल गाय है, ठीक है। मुझे उनसे दूध निकलवाना है, तो सबसे पहले इन 6 गाय को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, राइट। जब वो बच्चा देंगे तभी वो दूध दे पाएंगे, बराबर। आई थिंक सबको पता होगा ये। तो किसी भी पोल्ट्री फार्म में, बड़े बड़े कंपनीज़ में, अमूल दिनशा जैसे कंपनीज़ में गाय प्रेग्नेंट किस तरह से होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक मतलब गोठे वाले खुद ही कर लेते ये, एक्चुअली इसको वेटरनरी डॉक्टर लगता है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्किल भी किया जाता है कि ये लोग खुद ही कर देते हैं। एक स्टील रॉड रहती है, उसमें बुल सीमन भरते हैं, डायरेक्ट यूट्रस में शूट करते हैं काऊ के। तो इससे क्या होता है, गाय के 100% गारंटी होती है कि वो प्रेग्नेंट होने ही वाली है। अगर नेचुरली होता है तो फिर 100% गारंटी नहीं होती है, ओके। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से 100% गारंटी होती है कि वो प्रेग्नेंट होने ही वाली है। या फिर क्या करते हैं गाँव में वगैरह, एक रैक रहती है, उसको रेप रैक कहते हैं, वहाँ पे गाय को बांधते हैं और एग्रेसिव बुल को उसके ऊपर माउंट किया जाता है, उस तरह से वो मीटिंग करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं गाय, ओके। वो भी कुछ ये इससे वो अच्छी बात है ऐसा नहीं है, वो भी उनके विलिंग के खिलाफ ही हो रहा है वो चीज़ें, ओके। तो जान दो यार, कुछ तो भी करके प्रेग्नेंट हो गई है गाय, ठीक है। अगले साल क्या होगा, उनके बच्चे हो जाएंगे। सो 50-50% चांस है कि मेल होगा या तो फीमेल होगा। 6 गाय है तो 3 फीमेल और 3 मेल अपन पकड़ के चलते हैं, ओके। तो मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि मेरे पास दूध देने वाली कितनी गाय है, 6, लेकिन मुझे खिलाना पिलाना कितने गाय को पड़ रहा है, 12। ठीक है यार, 6 गाय से मुझे दूध तो मिल रहा है, लेकिन मुझे 12 जानवरों को खिलाना पिलाना पड़ रहा है। इट्स ओके, मेरा घर चल रहा है, प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है मेरा। लेकिन वो भी कुछ महीनों तक ही दूध दे पाएंगी, राइट। जब वो बड़े हो जाएंगे बच्चे, तभी वो कुछ समय तक ही दूध दे पाएंगी, ओके। तो हमें अगले साल उनको वापस प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, वापस उनके बच्चे होंगे। तो अभी क्या केस हो रहा है, अभी उनके वापस बच्चे हो गए, 6 ही गाय दूध देने वाली, लेकिन जानवरों को मुझे खिलाना पिलाने का कैपेसिटी बढ़ रही है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से मुझे लॉस बढ़ रहा है मेरा, इन एक्स्ट्रा गायों की वजह से, एक्स्ट्रा एनिमल्स की वजह से, राइट। तो 6 साल मतलब ठीक है यार, अभी इनका क्या करूँगा, इनको तो मुझे मतलब कुछ इनसे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, जो फीमेल गाय है, ये जो बच्चियाँ हैं, इनको मैं बेच देता हूँ,
दूसरे डेयरी फार्मर्स को, उनको भी चाहिए रहती है। ओके, तो इनको मैंने बेच दिया, लेकिन नर बछड़ों का क्या करूँगा मैं? वो तो किसी का प्रॉफिट नहीं करके दे सकते। आजकल तो खेती बाड़ी में भी ट्रैक्टर्स आ गए, राइट? तो फिर नर बछड़े आज कोई नहीं ले रहे हैं। तो 6 साल बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएंगी कि मेरे पास इतने सारे नर बछड़े आ जाएंगे बिना यूज़ के, जिनको मुझे बस खिलाना पिलाना ही पड़ रहा है। लेकिन जो दूध देने वाली गाय थी ये वाली, ये भी इनकी भी लिमिट होती है एक, मतलब बच्चा देने की, वो भी 5 से 6 बार ही प्रेग्नेंट हो सकती है। ओके, तो 6 साल बाद ये भी दूध देना बंद कर देंगे क्योंकि ये भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, राइट? तो ये जो पूरा ये मेरी लॉस है एक प्रकार से। तो जो बच्चियाँ थी पहले से, उनके मुझे आगे जाके मतलब उनसे ही मुझे मेरा प्रॉफिट कराना पड़ेगा, उनको प्रेग्नेंट करके उनसे दूध निकालना पड़ेगा, राइट? समझ रहे हो? तो ये जो पूरा है वो लॉस है मेरे लिए एक प्रकार से। एक काम करते हैं, इन सबको अपन गौशाला बेच देते, ओके? लेकिन गौशाला की कंडीशन देखो आप, गवर्नमेंट खुद इतना फंडिंग नहीं दे पा रही है, डोनेशंस कम पड़ रहे गौशालाओं को। जो सफ़र्ड काऊ बफेलो है उनके लिए ही जगह नहीं मिल रही है, तो ये गाय कहाँ से आएंगी? और तो गौशाला भी एक एग्जीक्यूशन का गेट नहीं बन रहा है हमारे लिए। तो फिर मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो मैं ये जो नर बछड़े और बूढ़ी गाय है इनको रोड पे खुला छोड़ दूँ या फिर कटने के लिए बेच दूँ। अगर मैं इन्हें रोड पे खुला छोड़ देता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इन्हें बेचता हूँ तो मुझे एक गाय से 60,000 तक रुपए मिल सकते हैं। बेचूंगा किसको? लेकिन ऑफ कोर्स स्लॉटर हाउस को, क्योंकि वो ना दूध दे पाती है ना कुछ कर पाती है। उनका फ़ायदा क्या है? उनका फ़ायदा बस मीट के लिए। तो फिर जो भी आपने जो आंकड़ा देखा, 2nd नंबर पे इंडिया है। क्यों है? क्योंकि सभी छोटे से छोटा और बड़ी से बड़ी कंपनियां क्या करती है? बेच देती है स्लॉटर हाउसेस को। नागपुर में ही गिट्टी खदान के पास एक स्लॉटर हाउस है बफेलोस का। नागपुर में काऊ को मारना बैन है, लेकिन क्या करते हैं, नागपुर से ऐसे जगह पे ले जाते हैं ट्रक में भर भर के जहाँ पे उनको लीगली काट सके गायों को वगैरह। तो इस तरह से तस्करी की जाती है गायों की इधर से उधर तक, मतलब जहाँ पे नहीं काट सकते, जहाँ पे लीगल है वहाँ पे जाके हम उनको एग्जीक्यूट कर सके, इस तरह से। लेकिन बफेलो को भी मारना, क्या ये सही चीज़ है? क्या ये सही चीज़ है? मतलब बफेलो और गाय क्या ही फ़र्क है उनमें? जैसे मैंने स्पीशीज़म के बारे में बोला, दोनों सेम जगह पैदा है, दोनों ने सेम काम किया, लेकिन जब मारने की बारी आती है हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ओके, आई थिंक सबको समझ गया है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है, जो लोग देख नहीं पाए वीडियो को उनके लिए ये फ़ोटोज़ डाले यहाँ पे। सो कहानी शुरू होती है डेयरी फार्म से। दुधारू भैंस और दुधारू गाय डेयरी फार्म को चाहिए होती है, लेकिन जो भी नर बछड़े, बूढ़ी गाय, बूढ़ी भैंसें होती है वो डेयरी फार्म को नहीं चाहिए होती है। तो वो वहाँ से सीधा जाती है कत्ल खाने में, और वहाँ से फिर हम विदेशों में बीफ और लेदर एक्सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। टोटल बीफ एक्सपोर्टेड 14 लाख टन बीफ हम सालाना एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, और वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और ये पैसे मिलने की वजह से ही हम मतलब हम आवाज़ नहीं उठा सकते गवर्नमेंट पे, मतलब पैसा मिल रहा है हमें, देश चल रहा है उस तरह से। ओके, सो एक काम करना है आपको, आपके जो भी पहचान के डेयरी फार्मर्स हो गए, या फिर अगर आप किसी भी स्ट्रेंज डेयरी फार्म में जा सकते हो, आपको उनको 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि नर बछड़ा होता है तो आप उनका क्या करते हो, और जब एक गाय बूढ़ी हो जाती है, जब वो 5 से 6 बार प्रेग्नेंट होके जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तब आप उनका क्या करते हो। आपको ये 2 क्वेश्चंस उनको पूछने हैं और आपको रियलिटी खुद समझ जाएंगी। ओके, सो अभी शोभित सर आएंगे और आगे का बताएंगे। अभी तक जो भी पार्ट था वो सारा क्रुएल्टी, आप शायद से ऐसे लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। हम एकदम आके आपको सब कुछ, ये क्या खून खराब सब बता रहे हैं आपको। लेकिन अभी यहाँ से अच्छा पार्ट शुरू होने वाला है। जो भी क्रुएल्टी का पार्ट था अभी ख़त्म हो गया है। अभी हम इसके सॉल्यूशंस पे बढ़ेंगे कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। ओके, जैसा भी उन्होंने बताया कि अभी तक आपने सारी क्रुएल्टी देखी, आप में से कितने लोगों को बुरा लग रहा है? लगभग सभी को। तो हम बुरा लगता है तो हम चाहते हैं ठीक था ना? कैसे ठीक था? ठीक था क्या बोला? सवाल का ये है कि हुआ क्या? इतनी चीज़ें हमने तो देखी, वो वीडियो में देखा और बात की कि हमें दूध चाहिए, हमें अलग अलग तरह का मीट, एग, लेदर, जो भी चीज़ें हमें चाहिए,
वो सारी चीज़ों के लिए हमने देखा। एक सेकेंड, पर हम ऐसा करते क्यों हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। न्यूट्रिशन के लिए आपके मन में थॉट आ रहा होगा कि भाई दूध तो इसलिए पीते हैं, दूध कंप्लीट फूड बोलते हैं उसको, अंडा हुआ प्रोटीन के लिए चाहिए, मीट प्रोटीन के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह। टेस्ट के लिए नागपुर साहू जी एंड ऑल फेमस है, अपन उस पर भी बात करेंगे अभी। और ट्रेडिशन के लिए, रिलीजियस रीज़न से कि किसी मंदिर में बलि दी जाती है, किसी त्यौहार पे बलि दी जाती है, या कहीं पे कोई ऐसा रहता है कि हमारे घर पे तो पापा खाते थे, दादा खाते थे, हमारे तो घर में बनता है, तो हम कैसे छोड़ दें। पर हमने पीछे बहुत सारी क्रुएल्टी देखी, आपने अभी सबने हाथ उठाए कि हमें बहुत बुरा लगा, तो क्या वो क्रुएल्टी जस्टिफाइड है? नहीं। फिर मैं पूछता हूँ कि क्योंकि हम कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी कैस्टिज्म और इन सब की बात की थी, तो जब भी ऑपरेसर होता है उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, वो उसके लिए सारे रीज़न ढूंढेगा, शास्त्रों में ढूंढेगा, अपने कोई कंडीशन बताएगा, मैं यहाँ हूँ इसलिए ऐसा करना पड़ता है, ये चीज़ों को मैनेज करने के लिए। जो भी ऑपरेसर होगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे किसी भी तरह का, वो ये बोलेगा। तो आप लोग बताइए कि हम कर रहे हैं इसलिए क्रुएल्टी जस्टिफाइड है क्या किसी भी एनिमल्स को मारना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी क्रुएल्टी हो, कोई भी क्रुएल्टी आगे पीछे कभी भी यहाँ हो कहीं हो, क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम इस क्रुएल्टी को रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल। पर कैसे? तो यहाँ एक कंसेप्ट आता है, जहाँ आपने स्पीशीज़म सीखा, यहीं एक और चीज़ आती है, वीगनिज़म। वीगनिज़म सुनने में कई लोग जिनको पता होगा उनको ऐसा लग रहा होगा अरे ये वो सब बातें करने वाले हैं, पर नहीं। आज आपको मैं दूसरे तरीके से एक डेफिनेशन बताने वाला हूँ वीगनिज़म की। वो है कि वीगनिज़म जो है एक सोशल जस्टिस मूवमेंट है, जो ये मानता है कि जो भी एनिमल्स हैं वो भी हमारे तरह राइट्स डिज़र्व करते हैं। हमारे देश में जब आज़ाद नहीं हुए थे हम, तब भी एक सोशल जस्टिस मूवमेंट चला कि हमें फ्रीडम चाहिए, ह्यूमन राइट्स चाहिए। आगे चल के बहुत चीज़ें ह्यूमन राइट्स आए, कास्टिज़म को हमने अबॉलिश किया वगैरह। लेकिन आज भी हम एनिमल्स को उस तरह की एक लिविंग एंटिटी नहीं समझ पाए। उनकी राइट्स को जानना और उनको हार्म ना करना किसी भी तरह से, वो वीगनिज़म है। और हम कैसे कर रहे थे? पहले हमने बात की कि हम लोग मीट ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, या फिर उनकी राइड कर रहे हैं, या उनकी स्किन को हम लोग पहन रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं करना है सिंपली वीगनिज़म। तो हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी कि जो क्रुएल्टी है उसको कैसे ख़त्म करना है, जो चीज़ उसका कॉज है उसको ख़त्म करना है। क्या रोक रहा है हमको? वही सारे रीजंस। वो एक और चीज़ मैंने इसलिए जोड़ दी क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब अभी मैं ऑप्शंस बताऊंगा ये चीज़ महंगी होती है, सस्ती होती है, वो बंदा क्या करेगा जो ऑलरेडी पोल्ट्री फार्म चला रहा है, डेयरी फार्म चला रहा है, वो तो बहुत गरीब होता है, ऐसा हमें लगता है। ऐसा नहीं होता जनरली। तो फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पॉइंट वाइज हम सारे टॉपिक्स लेंगे, बहुत टाइम कम बचा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलूँगा। कि मिल्क, एग और इन सब को हम प्रोटीन का सोर्स मानते हैं, तो वो कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ मैंने कंपैरिजन के लिए कुछ दिए, अगर आप रीड कर पा रहे हैं। नहीं तो हम शेयर करेंगे इन चीज़ों को, कि जितना प्रोटीन आपको किसी दूसरे ज़रिए से मिलेगा वो आपको प्लांट बेस्ड भी मिल सकता है। फ़र्क होता है क्योंकि किताब में पढ़ा तो रीज़न है। प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनमें कुछ एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं। एसेंशियल हमको चाहिए, वो सभी मिल जाते हैं मीट में एक साथ। क्यों? क्योंकि जिसका आप मीट खा रहे हो उसने क्या खाया था? प्लांट्स। उसने अलग अलग तरह के प्लांट्स खाए, उसकी बॉडी में आपके जैसा ही मीट बना। उसका मीट और आपका मीट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपने सुना होगा दुनिया में ऐसी भी ट्राइब्स रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इंसानों का मीट खाया। आपने एप्स्टीन आइलैंड का सब लोगों ने सुन रखा है, जो हमें बहुत घिनौना लगता है, बट हम किसी और का मीट खाते हैं। अब तो प्लांट्स में क्या होता है, कुछ लेगूम्स होते हैं, कुछ पल्सेस होती हैं, आप लोगों को पता होगा। मोस्ट ऑफ देम कॉम्बिनेशन में अगर ली जाएँ तो आपके सारे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स वो पूरे कर सकते हैं। इसी तरह जैसे अभी सर ने बोला कि आप जाके रिसर्च कीजिए, हम लोग अभी एंड में कुछ रिसोर्सेज भी बताएंगे। आप अगर रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा प्लांट बेस्ड भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे नॉन वेजिटेरियन को लगता होगा कि वेजिटेरियंस के फूड में फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, पर सारे वेजिटेरियन बढ़िया मज़े से चल रहे हैं, हम अभी देखेंगे। और वेजिटेरियंस को लगता है कि वीगन्स के नहीं होगा, इनको डिफिशियंसीज हैं, पर ये आपके यहाँ ही कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी घूम फिर रहे हैं, और बहुत लोग हैं, कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई एथलीट्स हैं जो वीगन हैं। तो प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं कि उस पर्टिकुलर डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं, प्रॉब्लम इसमें है कि हम न्यूट्रिशन के बारे में जानते ही नहीं हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, दूसरे सोर्सेज से खा रहे हैं, किसी को अवेयर नहीं हमारी प्लेट में क्या है। हम बाहर का भी खाते हैं, घर का भी खाते हैं,
बहुत रैंडम चलता है, आप देखते हैं जो भी डिफिशियंसीज होते हैं। ये कंप्लीट मील का भी एक कंपैरिजन है कि किसमें कितना प्रोटीन है, किसमें कार्ब्स हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि इनके कॉम्बिनेशन से, वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन से, पल्सेस वगैरह जो भी प्लांट बेस्ड कॉम्बिनेशन से आप फूड पूरा कर सकते हो, लेकिन अकेले नॉनवेज फूड से नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अकेला नॉनवेज नहीं खा सकता। कोई बोले कि 10 दिन में लगातार नॉनवेज खाऊंगा, उसको इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, तमाम तरह के हार्ट डिसीजेज, उसकी नसें चोक हो जाएंगी। होगा? कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप नॉनवेज ही खाओ। आपको कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर मना कर देगा, अभी नॉनवेज बंद कर दो, अभी इतने दिन नॉनवेज बंद कर दो, दूध मत लो, पनीर मत लो, इस तरह की चीज़ें। उसका रीज़न है, मैं बहुत शॉर्ट में चलता हूँ, प्लांट वेस्ट सोर्सेज में फाइबर्स हैं। किसी भी एनिमल वेस्ट सोर्स में फाइबर है ही नहीं, उसकी कैलोरीज हाई होती हैं। आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कर रहे हो, उस पर भी बहुत शॉर्टली हम बात करेंगे। और साथ में प्रोटीन उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, पर इसमें कॉम्बिनेशन से आप पूरा कर सकते हो। आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी पॉइंट्स में स्किप कर रहा हूँ टाइम की वजह से। फिर वीगन ऑप्शंस क्या हैं? तो भाई अब अगर मैं दूध नहीं पीऊँगा तो क्या पीऊँगा? तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क पी सकते हो, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कैशियो मिल्क, कोकोनट मिल्क। अभी प्रॉब्लम क्या है? मार्केट कम होने की वजह से सप्लाई कम है। हमको लगता होगा कि मिल्क कितनी ईजिली अवेलेबल है, वो आपको लगता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज़ करती है और आपके लिए कोई और ऐसा काम करता है कि गोबर उठाता है और किसी दूसरे जानवर के थन पे हाथ लगा के उसका दूध भी निकालता है और उसको प्रेग्नेंट भी करता है और बाद में जाके उसको मारता भी है। वो और एक प्लांट बेस्ड मिल्क बनाना जो एक मिक्सर में बन जाएगा, उसके लिए भी खेती हुई है, पर आप कंपैरिजन करोगे क्रुएलिटी वाइज, इम्पैक्ट वाइज, तो बहुत ही कन्वीनियंट है प्लांट बेस्ड मिल्क। या दूसरे, पनीर की जगह सोया, ये अपना टोफू होता है। लोग जो मीट, जैसे इस ग्रुप में भी कई लोग ऐसे हैं जो पहले नॉन वेजिटेरियन थे, तो वो लोग अभी दूसरे ऑप्शंस खाते हैं, सोया चाप खाते हैं, प्लांट बेस्ड मीट भी आजकल लैब बेस्ड मीट बनता है, वो सब चीज़ें करते हैं। ये कुछ एथलीट्स हैं दुनिया के, आपने लुइस हैमिल्टन का नाम सुना होगा, फार्मूला 1 रेसिंग का। उसके बाद नोवाक जोकोविच, वर्ल्ड चैम्पियन, ये लोग वीगन हैं। ये पैट्रिक बेबूनियन, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन है, इसके मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ये वीगन है, आप उसको देखिए। अब फिर से वही सवाल कि हमको रोकता क्या है ये सब करने से, चीज़ों को रिजॉल्व करने से? इतना क्रूएल्टी हो रही है। एक चीज़ है कि अवेयरनेस नहीं है। आज आप लोगों ने जो देखा, शायद बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से को नहीं पता होगा, कुछ जान के इग्नोर करते होंगे, बट अभी अगर आप देखोगे कि आपने जान लिया है, तो क्या रोक रहा है हमको? न्यूट्रिशन, ट्रेडिशन, और भी कोई रीज़न हो सकता है क्या? इसके बाद एक रीज़न होता है हमारा ईगो। उन्होंने स्पीशीज़म में एक बात बोली थी कि हमें फॉर सम हाउ वी थिंक दैट वी आर सुपीरियर, जबकि अगर इस दुनिया से ह्यूमन्स अबॉलिश हो जाएं, एक्सटेंट हो जाएं, इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर बीज अबॉलिश हो जाएंगी तो ह्यूमन्स को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये ईगो हमारा है जो हमें ये सब करने से रोकता है। फिर अब ठीक है भाई, अभी तक हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ से कॉस्टो बांधे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो बात की, अभी आप लोगों को लग रहा होगा तब से एनिमल्स, हमें भी तो फ़र्क पड़ता है ना। न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली, हमें डायरेक्टली कैसे अफेक्ट हो रहा है वो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, कॉलेज की चीज़ नहीं करानी चाहिए। हाय एवरीवन। तो अभी आपने अभी तक जो पूरा पार्ट देखा है वो एनिमल एथिक्स, एनिमल राइट्स और वीगनिज़म के बारे में देखा है। और एक तीसरा एस्पेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। किसी ने सुना है क्लाइमेट चेंज क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज? किसी के किताब में कहीं तो होगा। तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो आज एक कैटास्ट्रोफी बनने के कगार पे है, ठीक है, जिससे होगा ये कि पूरा जो भी स्पीशीज़ है पूरे वर्ल्ड में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी और ह्यूमंस के साथ, ठीक है। आप बोलोगे कि ह्यूमंस कैसे एक्सटिंक्ट होंगे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा इस स्लाइड से। नीचे लिखा है, देखिए, बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी, ठीक है। हम सोचते हैं कि बिगेस्ट थ्रेट फॉर एग्जांपल पेपर लीक्स है, या फिर हमारे पास बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम सोचते हैं, खाली इस चीज़ के बारे में हम बहुत मतलब कम सोचते हैं।
इग्नोर किया जाता है इस चीज़ को। तो आज इसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये ग्लोबल टेम्परेचर है सिंस लास्ट आइस एज, ठीक है। अब देखिए कर्व कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट तक देखिए आप, ये मुझे लगता है 2000 है ना, यहाँ जब मॉडर्न एज चालू हुआ हमारा 30-40 साल पहले, ये पॉइंट था वो, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर इस 30-40 साल में यहाँ से यहाँ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है ग्लोबल टेम्परेचर में। अब उससे होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप बोलोगे कि 1.5 डिग्री 1 डिग्री ऐसे अगर बढ़ भी जाता है, या लिखा होगा ऐसे 0, 1, 2, ये डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आप बोलोगे कि 1 डिग्री या 2 डिग्री बढ़ भी जाता है तो क्या होता है, हम लोग घर पे एसी चलाते हैं, उसमें हम ऐसे 1 डिग्री बढ़ा भी देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी ठंडी ज़्यादा लगती है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मतलब जितना भी टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर्स रहेगा, उसमें एवरेज टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी। इससे होता ये है, जितने भी क्रॉप्स है दुनिया में, उसमें दाना आता है, पता है आपको, राइस का दाना, व्हीट का दाना, ये सब दाने जो आते हैं ना, वो भी आना बंद हो जाते हैं 1 डिग्री भी अगर बढ़ गया तो, ठीक है। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में पैदा होने वाले पौधे हैं, ठीक है। उसको वो एनवायरनमेंट ज़रूरी है, वो अगर नहीं मिला तो वो आना ही बंद हो जाता है, उसमें व्हीट का दाना नहीं आएगा, भले ही पत्ता उग जाएगा, व्हीट का दाना आना बंद हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है। पानी हमको बहुत इसेंशियल है। किसी के घर में अगर 1-2 दिन पानी नहीं आया तो हमको पता है कि कैसी हालत हो जाती है आदमी। किसी के घर पे नहीं आया 1 दिन पानी, है ना, कैसी हालत होती है, बर्तन नहीं धो सकते, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो पानी इज़ अ वेरी इसेंशियल, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज अगर होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि आइस शीट्स जो रहती है ना, ऊपर ग्लेशियर्स के फॉर्म में या परमाफ्रॉस्ट के फॉर्म में रहती है, वो पिघल जाएगी, ठीक है। थोड़ा भी बढ़ता है तो, अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है उसमें, वो पिघल जाती है। और पिघलने के बाद जैसे हमने देखा अभी आसाम में, या फिर जैसे हिमालय रीजन में जो ऋषिकेश वगैरह रीजन है, उसमें बहुत भयंकर बाढ़ आती है, और उस बाढ़ से क्या होता है, पूरा गांव ही पूरा बह के चला जाता है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, पर आगे आगे चल के क्या होगा कि जो आपको पोल्स पता है ना, जहाँ पे पूरा आइस है, वो पिघल जाएगा, और उससे क्या होगा कि समंदर की जो लेवल है पानी की, वो बढ़ जाएगी, और पूरे शहरों में जितने भी तटीय शहर है उसमें पूरा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हानिकारक प्रभाव होते हैं उससे, और उसी के बारे में डिस्कस हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टेड अच्छा इथे नहीं हो रहा है, ये बंद हो गया क्या? बहुत बार दब गया शायद। अच्छा, उसकी बैटरी खत्म हो गई, इससे कैसे करें? इससे मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, आप इशारा नहीं हो रहा है, आप बोलना कंटिन्यू करो, मैं करता हाँ पीछे करो, पीछे करो, हाँ, और हाँ ठीक है। तो इसके पीछे का स्लाइड लगाओ। तो ये जो प्रोजेक्टेड टेम्परेचर है, ये 2100 तक है ये, ठीक है। ऐसा बढ़ने वाला है टेम्परेचर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5 डिग्री तक जाने वाला है, ठीक है। अभी हमने 1 डिग्री टच कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, और हमको उसके इफेक्ट दिखने लगे हैं। जब 5 डिग्री हो जाएगा तो भयानक इफेक्ट दिखेंगे, आगे देखते हैं कि क्या दिखेगा। तो पहला है राइज इन सी लेवल, जैसे मैंने बताया पहले कि सी लेवल राइज हो जाएगी, जिससे कि तटीय शहर डूब जाएगी, ठीक है। ये ऐसे आइसबर्ग्स होते हैं वहाँ पे पोल के पास, तो वो पिघलते हैं, और ये बहुत सारे, मतलब बहुत डीप होते हैं, 1-1 किलोमीटर डीप होते हैं। तो ये जब पिघलेंगे ना, तो सी लेवल बहुत बढ़ जाएगी। ये जो दिख रहा है आपको तटीय शहर है, ये मुंबई, ठीक है। नेता लोग बोलते कि 50 साल में हम मुंबई को ऐसा बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर देंगे, पर 2070 तक ये ऐसा होने वाला है। देखो
ये मुंबई का पूरा रीजन जो है वो पानी के अंदर, मतलब एंटीलिया वगैरह जो कुछ डेवलपमेंट उन्होंने किया है वहाँ पे, अंबानी वगैरह, उनका घर होगा पानी में थोड़े 50 साल बाद। ठीक है, वहाँ पे देख रहे हो बांग्लादेश आधा चला गया पानी में। ठीक है, तो मतलब दुश्मनी लेके भी कुछ मतलब नहीं उनसे, वो तो जाने ही वाले हैं पानी में, हम भी जाने वाले हैं पानी में। ठीक है, अगर इसको इग्नोर किया तो वाटर क्राइसिस, जैसे मैंने बताया कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है, पानी के लिए झगड़ा होने वाला है देशों के बीच में। इससे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सीवियर चीज़ है, बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। ठीक है, अगर पानी सब चला गया, क्या होता है कि नदी में जब पानी आता है तो जब पिघलेंगे ना वो ग्लेशियर्स, तो एकदम से बाढ़ आ जाएगी, और फिर बाढ़ के बाद क्या होगा, सूखा आ जाएगा पूरा। सूखा आएगा तो कुछ पानी नहीं रहेगा सप्लाई करने के लिए, है ना, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास, तो वो क्या भेजेंगे आपको, कुछ भी नहीं। आप पानी ना होने की वजह से तड़प तड़प के मरोगे। ठीक है, आप नहीं, पर आपकी जो सामने की जनरेशन है, ये होने वाला है अगर हमने इसको इग्नोर किया तो। ठीक है, ये कुछ स्टैट्स है जिससे हमको पता चल रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 79% डिक्लाइन होने वाला है वाटर कैपेसिटी में, क्योंकि हमारा सारा पानी वहीं से आता है, हिमालयन जो ग्लेशियर्स है ना, वहीं से नदियाँ बह के सब नीचे आ रही है। ठीक है, एक चीज़ है हीट वेव्स, जिसके बारे में मैंने बताया ना, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हीट वेव्स ज़्यादा आती है, और हीट वेव्स से सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी स्किन जलती है, हमारे पूरे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। हमारा जो दिमाग भी है ना, वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही सही काम कर सकता है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंसेनिटी। जैसे टेम्परेचर राइज होगा ना, तो लोग पागल होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, पागल होते हैं लोग लिटरली, मतलब मजाक में पागल नहीं बोल रहा हूँ, जो लिटरली पागल होते हैं ना टेम्परेचर से, होते हैं लोग। जब टेम्परेचर ज़्यादा अनुभव करते हैं तो लोगों को हीट स्ट्रोक आने लगते हैं। तो ये सब होने वाला है। ये देखिए आपने, ये सड़क है, ये क्या हुआ पिछले साल में, अभी तक की ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गर्म साल था पिछला साल। तो ये देखो पूरा ऐसे जो डामर की रोड रहती है ना, पूरा पिघल गया। ठीक है, ऐसे हर साल क्या होगा कि वो जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हर साल गर्म होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1.5 मिलियन पीपल आर प्रोजेक्टेड टू डाई ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हर साल 15 लाख लोग मरेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से 2100 तक। ठीक है, हर साल, मतलब आप सोच रहे हो सिर्फ इस चीज़ की वजह से इतने लोग मर जाएंगे। ठीक है, और ये बढ़ते ही जाएगा नंबर एक्सपोनेंशियली। एट द एंड क्या होगा कि सब लोग मर जाएंगे, फिर ये जो बिलियनियर्स लोग हैं वो भी मर जाएंगे, क्योंकि इनका सिस्टम सस्टेन करने के लिए कोई हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आज की सिनेरियो है। हाँ कर दो। तो ये जो है ना, ये आज का सिनेरियो है। इसमें क्या हो रहा है कि ये लोग डूब रहे हैं, तो ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग नहीं डूब रहे ना, तो हम लोग है ना ऊपर से देख रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं श्योर ग्लैड दैट होल इजंट एट आवर एंड। मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, उनके साथ हो रहा है ना। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि ये भी नाव है ना हमारी डूब जाएगी, तो हमारे साथ भी यही होगा। ठीक है, तो शुक्र मत मनाओ, टेंशन लेना शुरू करो। ठीक है, सो व्हाट डू वी डू नाउ? इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? अभी प्रॉब्लम तो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया कि प्रॉब्लम क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं एक स्टैटिस्टिक बता देता हूँ। ये एग्रीकल्चरल लैंड है अपनी, टोटल जितने भी एग्रीकल्चर करते हैं ना अपन, ये 50% लैंड। ठीक है, इसमें से 77% लैंड अगर आप देखोगे तो लाइव स्टॉक पैदा करने के लिए, मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री चलाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जानवर है ना अनाज खाते हैं, और उनके लिए हम वो एग्रीकल्चरल लैंड में खेती करके अनाज उगाते हैं और फिर उनको देते हैं। ठीक है, ताकि वो बड़े हो और फिर हम उनको काट के खा सकें। ठीक है, तो ये इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड, ये देखो 77% लैंड उसी के लिए यूज़ हो रहा है।
और हम जो क्रॉप खाते हैं उसके लिए सिर्फ 23% लैंड यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम इसको कम कर दें, ठीक है, इसमें से देखो प्रोटीन भी इतना ही आ रहा है, प्रोटीन सप्लाई भी इतना ही आ रहा है, और प्लांट बेस्ड फूड से उल्टा ज़्यादा प्रोटीन सप्लाई होता है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको ओमिट ही कर दें तो कितना सारा लैंड बच जाएगा हमारा, ठीक है। उसमें हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जिससे कि तो ये जो है ना लाइव स्टॉक इंडस्ट्री, इसके वजह से ये होता है, क्योंकि जानवरों को हम पैदा करते हैं, उनको खेती करके वो खिलाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, मार के खाते हैं। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली प्लांट से वो प्रोटीन ले लें, ठीक है, और ये सब हम ना करें, ठीक है, जिससे कि लैंड बच जाएगी और रिफॉरेस्टेशन भी हम कर सकते हैं। इधर लिखा है एनिमल एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू एटलीस्ट 14.5% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या होता है पता है? जैसे देखो सनलाइट आती है हमारी ऊपर से, ठीक है, तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है कि कुछ गैसेस होती है जो सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करती है और उसको ट्रैप कर देती है एनवायरनमेंट में। उसमें से सबसे खतरनाक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है दुनिया में, और दूसरी गैस है मीथेन, ठीक है। मीथेन तो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम्स ज़्यादा एमिशन का पोटेंशियल रखती है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा करती है वो, ठीक है। तो 14.5% ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, ठीक है। ये गाय का फोटो है। ये मीथेन कहाँ से आता है मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज होता है ये गाय के पेट से, ठीक है। हम लोग गाय की इंडस्ट्री करते हैं ना, गाय भैंस, इनकी पूरी इंडस्ट्री हमारी करोड़ों की संख्या में हम उनको ब्रीड करते हैं हर साल, और हर साल उनको मार भी दिया जाता है और हर साल ब्रीड भी किया जाता है। अगेन एंड अगेन वी आर डूइंग दिस, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारी गाय दुनिया में पैदा हो गई है। वाइल्ड लाइफ में कितना एनिमल है पता है आपको? 4%। टोटल बायोमास है ना जितना, उसका 4% वाइल्ड लाइफ है, और 96% है ना ये एनिमल दिख रहे हैं आपको जो ब्रीड किए गए एनिमल। तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज होता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ठीक है। और एक है कि पानी की समस्या भी क्यों है। एनिमल एग्रीकल्चर यूजेस 33% ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब 1/3 पानी तो वही एनिमल इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये पूरा स्टेटिस्टिक्स है कि कितना लीटर वाटर हम वेस्ट करते हैं उनके। ये देख रहे हो आप 200 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। उनका फॉडर तैयार करने के लिए 200 बिलियन लीटर्स, बिलियन मतलब अरब, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। फिर नीचे देखो 1 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, किसके लिए? ये ड्राई फॉडर के लिए। ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, लोग जहाँ पे पानी से मर रहे हैं उसमें हम ये सब कर रहे हैं, ये पानी वेस्ट कर रहे हैं इसमें। मैंने आपको एफिशिएंट यूज़ बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड हम कम कर सकते हैं अगर हम प्लांट बेस्ड हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये वही है डिग्री सेल्सियस जो बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, वो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर आप रिसर्च कर सकते हो इस बारे में कि कितना डिग्री बढ़ेगा और उस डिग्री बढ़ने से क्या होता है, कितना हानिकारक प्रभाव होता है, वो सब आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि वीगन डाइट, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया शोभित सर ने, कि वीगन डाइट probably the single biggest way to reduce your impact on planet Earth, ठीक है। आप अगर ये चेंज करते हो अपने लाइफ में तो सिर्फ आप पे नहीं उसका प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ एनिमल्स पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरे अर्थ पे पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस उससे कम रिलीज होंगी और हमारी धरती इससे बच सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज तो आप ये कर सकते हो, बाकी भी चीज़ें हैं उसमें, पर ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ है जो आप कर सकते हो। आप बोलोगे कि यार हम इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे या फिर हम एसी कम चलाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक कार भी आप चलाते हो ना, उसमें भी लिथियम बैटरी यूज़ होती है, लिथियम बैटरी। तो वो लिथियम बैटरी तैयार करने के लिए भी 1 टन अगर तैयार करनी है ना तो 20 मिलियन लीटर्स पानी लगता है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वो कार पे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा, उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका प्रोडक्शन में भी बहुत क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अभी प्लांट बेस्ड हो जाए, ठीक है, जिसके वजह से वो जो इंडस्ट्री है जो क्लाइमेट चेंज कर रही है वो ठप पड़ जाएगी और अपने आप ही क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा।
ठीक है। ये क्रॉप्स के बारे में है कि क्रॉप्स अभी पैदा नहीं होती। हिमाचल में है ना सेब पैदा होते हैं, तो अभी वो बहुत कम हो गया उसका प्रोडक्शन, इसी वजह से कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो प्रभाव अपने अनाज पे भी पड़ेगा, जैसे चावल हो गया या फिर गेहूँ हो गया, उस पर भी पड़ेगा। हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, हमको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो ये चेंज आज आप करोगे तो हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन हमारी सेफ रहे, अच्छी रहे, और एनिमल्स पे भी उसका कुछ दुष्प्रभाव ना हो। ठीक है, ये सब वही स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो लेट्स बी द जनरेशन दैट एंड्स एनिमल एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहीं पे इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। बस एक लास्ट वीडियो है, थोड़ा छोटा ही है, वो देख लीजिए। गाइस फाइनली एक वीडियो है, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप कुछ सवाल करें, क्योंकि डेफिनेटली उसको थॉट्स आप लोगों को आ रहे हैं जो आगे हमने जितनी भी बात की, और बहुत सिंपली आप पूछ सकते हो। हम लोग भी आप ही लोग जैसे अभी थोड़ा सर्वर टाइप एंगेजमेंट करना, फैकल्टी से पूछ सकते हैं। अगर बच्चे फैकल्टी से जाना ये पूछना चाहते हैं तो हम लोग बात करेंगे। ओपन करा दो, शूट है वीडियो। फाइल किधर गई? किधर है भाई, देखना वीडियो लगाना। यार वो कॉस्ट की बटन थोड़ा सा एक ही बटन, एक ही काम।